हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे बीए जो आपके सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में छात्र छात्राएं गए हैं उनके लिए आज हम बताएंगे हिंदी गद्य, यानी कि हिंदी गद्य का जो प्रश्न उत्तर आपके प्रश्न में सिलेबस के आपको बताया गया था, उसमें से जो प्रश्न आपको सिलेबस के अंतर्गत बताया जा रहा है वो आपको यहाँ पे पूर्ण रूप से बताया जाएगा और सिखाया जाएगा कि कौन से प्रश्न आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ये प्रश्न आप लोग ज़रूर देखिए और ये आप लोग गणना कर लीजिए कि हमें यही पढ़ना है और ये प्रश्न सबसे ज़्यादा आपके पेपर में फंसेंगे। तो दोस्तों, ये आपका हिंदी गद्य और हिंदी साहित्य के अंतर्गत आपका चैप्टर है और सिलेबस से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वही आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। और हमारे अगर पुराने छात्र छात्रा हैं तो वो एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। तो आज हम आपको चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज के प्रश्न में बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्लासेस होगी और जो आपका आज के वीडियो में प्रश्न आए हैं वो आपके प्रश्न बड़े ही लाजवाब हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ आज के इस वीडियो में। जी दोस्तों, आपका आज का प्रश्न ये है कुछ इस तरीके से कि पहला प्रश्न है कि गबन की संवेदना को स्पष्ट कीजिए। यानी कि यहाँ पे गबन की जो संवेदना है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। गबन आपका चैप्टर है मुंशी प्रेमचंद जी का। ये सिलेबस के अंतर्गत आपको सिलेबस बताया गया था और यही प्रश्न आपको यहाँ पे बताया जा रहा है जो आपके बिल्कुल पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। उत्तर आपका है मुंशी प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शीर्षस्थ रचनाकार हैं। यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के शीर्षस्थ रचनाकार हैं। कथा साहित्य में उनकी महत्ता इसी बात से समझी जा सकती है कि हिंदी कहानी और उपन्यास का विकासक्रम प्रेमचंद को केंद्र में रखकर किया जाता है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग तथा प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंद ने अपने रचना कर्म से पूरे युग को प्रभावित किया है। जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं ये अपने पूरे युग को बहुत ही प्रभावित किया है। उनके रचना संसार में उनका युग फैला पसरा है। यानी कि बात करेंगे तो जो उनका संसार है पूर्ण रूप से फैल चुका है। वह इसे पकड़ने में सफल भी रहे हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों और कहानियों का कथ्य और भाषा प्रभावशाली है। वे अपने पाठक के आसपास ऐसा वातावरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें पाठक उसको रुचि के साथ गहरे तक देखने का प्रयास करता है। यानी कि अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इसको हम गहराइयों तक लेके जाते हैं और फिर इस पे हम अमल करते हैं। तो यही इनका मुख्य कार्य था। कथानक में वे ऐसी बनावट को शामिल करते हैं कि पाठक उसके भीतर परत दर परत प्रवेश करता चला जाता है और इसमें सबसे अधिक सहयोग करती है उनकी भाषा। यानी यहाँ पे उनकी भाषा जो है वो सरल स्वभाव से पुष्टि की गई है। जैसे कि आपको यहाँ पे पता चलता है कि कैसे परत दर परत का मतलब होता है कि शीर्ष बाई शीर्ष, या हम डीप बाई डीप, यानी गहरे से गहरे डीप अंदर हम चले जाते हैं पढ़ते समय और फिर वो इतना आनंद करती है हमको पढ़ने में, क्योंकि ये जो आनंदित है वो उनकी भाषा से ही ये हमें आनंद देती है। अब गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद की चर्चित उपन्यास में से एक है। उनकी रचना जो है 1931 में हुई। यानी कि गबन की जो रचना हुई है दोस्तों, ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, 1931 में हुई है। 1931 में इनकी गबन की रचना हुई है। यह समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समय है। जो ये समय माना गया है, ये कौन सा है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समय माना गया है। भारतीय समाज में एक और स्वतंत्रता की ज्वाला धड़क रही थी तो दूसरी और सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ वर्ग भी था जो नैतिक मार्ग को छोड़कर चोरी चकारी के माध्यम से धन अर्जित कर रहा था। और इस उपन्यास के कथानक में भारतीय नैतिक मूल्य और पाश्चात्य प्रभाव से समाज में घुसपैठ कर रहा भ्रष्टाचार, इन दोनों के मध्य द्वंद्व दिखाई पड़ता है। कथा के आरंभ में दो व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। पहले तो आपके आते हैं मुंशी दीनदयाल और दूसरे दिखाई पड़ते हैं बाबू दयानाथ। ये दोनों आपको कथा के, यानी कि
जब ये कहानी का अंत होता है तब यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। तो प्रारंभ में दो व्यक्ति कौन कौन से दिखाई देते हैं दोस्तों? पहले तो मुंशी दीनदयाल जी दिखाई पड़ते हैं आपको, उसके बाद में फिर आपको बाबू दयानाथ जी दिखाई पड़ते हैं। गबन उपन्यास का रचना काल सन 1931 का है। भारतीय समाज की दृष्टि से यह समय स्वतंत्रता संग्राम का है। शासन तंत्र विदेशियों के हाथ में है, इसलिए भारतीयों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि कुछ पढ़े लिखे भारतीय शासन की क्रियाओं में छोटे मोटे पदों पर कार्य करने लगे हैं, शासन की इन क्रियाओं में भ्रष्टाचार की बोलबाला सिर चढ़ बोलता है। प्रेमचंद अपने संपूर्ण रचना क्रम में भारत की जमींदारी प्रथा पर लगातार तंज कसते रहे थे। गोदान उपन्यास हो या कफन कहानी, पंच परमेश्वर हो या कर्मभूमि, सभी रचनाओं में जमींदारी प्रथा और उससे उपजा हुआ भ्रष्टाचार का तंत्र समाज में घुन की तरह कार्य करना दिखाई पड़ता है। गबन उपन्यास में यह समस्या केंद्र में रखी है, यानी कि यहाँ पे आपको पंच परमेश्वर हो या कर्मभूमि हो या फिर आपका गोदान उपन्यास हो, कफन हो या कफन आपकी कहानी यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें इनकी केंद्र बनाई गई है। घुन की तरह ये कार्य करती थी, जो गेहूं में घुन लगते हैं उसी की तरीके से ये आप में यहाँ की केंद्र बनाई गई है। गबन उपन्यास की एक खास बात यह भी है कि इसमें एक युवक और युवती का चरित्र केंद्र है। जो गबन हमारी कहानी है, उपन्यास है, उसमें युवक और युवती का चरित्र चित्रण किया गया है और इस बात का प्रतीक होता है कि युवाओं को दिखावे की प्रवृत्ति बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे चोरी करने से भी नहीं हिचकते और मानसिक रूप से इतने कमज़ोर भी हैं कि मानसिक दबाव को झेलने की क्षमता उनमें नहीं है। बार बार ठोकर खाने के बाद भी अपनी मानसिक कमजोरियों पर विजय प्राप्त न कर पाना यह सिद्ध करता है कि भारतीय समाज में संस्कारों का गहरा फासला विकसित हो गया है। अब गबन का जो मुख्य उद्देश्य है वो भ्रष्टाचार मुक्ति है, यानी कि गबन का जो मुख्य उद्देश्य था, जो भ्रष्टाचार था उसको मुक्त करने का था। यह भ्रष्टाचार नगर पालिका में व्याप्त हो या पुलिस प्रशासन में, यानी कि उन्होंने लिखा कि यह जो भ्रष्टाचार है वो नगर पालिका में हो या फिर पुलिस प्रशासन में हो, इसका मूल बिंदु व्यक्ति से व्यवस्था तक जाता है। मुंशी दीनदयाल हो या रामनाथ दोनों इसी प्रक्रिया के अंग हैं। नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की स्वीकृति रमेश बाबू भी करते हैं और खान साहब भी करते हैं। रामनाथ रिश्वत लेता है तो चपरासी से लेकर बड़े बाबू तक उसके सिर पर खड़े रहते हैं और इस रिश्वत में सभी की हिस्सेदारी होती है। बाबू दीनानाथ न्यायपालिका में कार्यरत हैं। जब उपन्यासकार संकेत करता है कि दीनानाथ चाहते तो बहुत कुछ कमा सकते थे, तो न्यायपालिका से भ्रष्टाचार की स्वीकृति थी और पुलिस प्रशासन में तो भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ से शुरू होती हैं और उनकी वटवृक्ष के रूप में विकसित हो जाती है। यह कह नहीं जा सकता, यानी कि यह कहा नहीं जा सकता कि जमींदारों के यहाँ उनकी आव भगत होती है। वैश्याएँ उनके एक इशारे पर कहीं भी काम करने को तैयार हो जाती हैं और किसी दोष को बचाना और निर्दोष को फंसाना इनके लिए बाएं हाथ का काम होता है। प्रेमचंद समाज में बढ़ रही इन प्रवृत्तियों को मारना चाहते थे। वे सहज जीवन की स्थापना करना चाहते थे, इसीलिए वे अंततः देवीदास के माध्यम से गंगा किनारे एक छोटे से गांव में आम की अमराई के नीचे गाय, बैल, भैंस लेकर नए जीवन की शुरुआत करते हैं। यहीं बाबू दीनानाथ, उनकी पत्नी रामनाथ, जालपा, रतन और जोहरबाई आदि सभी आकर रहने लगते हैं। यानी यहाँ पे बाबू दीनानाथ, उनकी पत्नी हो गई, रामानाथ यानी कि रमानाथ हो गए, जालपा, रतन और जोहराबाई आदि सभी आकर यहाँ पे रहने लगते हैं। यानी कि जो भ्रष्टाचार पर इन्होंने क्रांति किया है वो आपको यहाँ पे उन्होंने बताने का प्रयास किया है। यानी कि गबन का जो
गबन आपका उपन्यास है वो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए इन्होंने अपना ये यहाँ पे विचार और विमर्श किया है। तो यहाँ पे ये गबन के संवेदना के बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 कि उपन्यास की संरचना को स्पष्ट, यानी कि उपन्यास की जो संरचना हुई है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। उपन्यास किस तरीके से संरचना अपना बनाया है, यानी कि उपन्यास किस तरीके से अपना भेदभाव को आपस में रखा है। यहाँ पे आपको लिखना होगा कि उपन्यास शाब्दिक रूप से आसपास देखी या घटित होने वाली घटनाओं का सजग रूप में देखना है। यानी कि उपन्यास का मतलब जो आँखों देखा हाल होता है, यानी कि जो आँखों देखा हाल घटना घटित होती है वही उपन्यास के रूप में अपना जन्म लेती है। दूसरी ओर उपन्यास एक साहित्यिक विधा के रूप में ऐसी महत्वपूर्ण शैली है जिसमें व्यक्ति और सामाजिक घटनाक्रम को समाजोपयोगी रूप से प्रस्तुत करता है। उपन्यास का जो ये मूल रूप माना गया है वो सामाजिक घटना का समायोगी रूप को प्रस्तुत करता है, यही उपन्यास का मुख्य रूप माना गया है। उपन्यास का जो रूप आज यह पाश्चात्य उपन्यास साहित्य की देन है। सांस्कृतिक साहित्य में इसकी प्राचीन रूप कथा और आख्यायिका में देखा जा सकता है। बेताल पंचविंशति यानी कि बृहत कथा मंजरी तथा बाणभट्ट की जो कादम्बरी है संस्कृत उपन्यास में माने जा सकते हैं। 19वीं शताब्दी में कुछ नया कथा साहित्य शुरू हुआ जिसमें इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी प्रसिद्ध है। जो इंसा अल्लाह खां की जो मुख्य रूप से कहानी है वो रानी केतकी की कहानी मानी गई है। और लेकिन हिंदी उपन्यास का आरंभ भी गद्य की अन्य विधाओं की भांति भारतेंदु युग से ही हुआ है। यानी कि अगर प्रश्न में आपको पूछा जाता है कि उपन्यास की शुरुआत किस युग में होता है, तो ये किस युग में होता है दोस्तों, आपका ये होता है आपके भारतेंदु युग से प्रारंभ माना जाता है। हिंदी के पहले उपन्यासकार जो माने गए हैं वो श्रीनिवास दास, और पहला उपन्यास जो है वो आपका कौन सा है, परीक्षा गुरु माना गया है। तो परीक्षा गुरु किसका है, वो श्रीनिवास दास जी की रचना है। तो ये परीक्षा गुरु जो प्रथम उपन्यास है ये परीक्षा गुरु जी की रचना, परीक्षा गुरु जो प्रथम उपन्यास वो श्री राम निवास दास की रचना है। इसी समय बालकृष्ण भट्ट के नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास लिखे गए। स्वयं भारतेंदु ने पौराणिक ऐतिहासिक तथा सामाजिक उपन्यास लिखने शुरू किए। उनकी प्रेरणा से राधाकृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी आदि लेखकों ने अंग्रेजी तथा बंगला के कई उपन्यासों के अनुवाद भी किए। हिंदी उपन्यास क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना जो 1887 ईस्वी में घटी जब देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता उपन्यास प्रकाशित हुआ। यानी कि जो 1887 ईस्वी में जो घटना घटी वो देवकीनंदन खत्री की जो चंद्रकांता का उपन्यास जब प्रकाशित हुआ तब यह जो उपन्यास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण की घटना घटी थी। और इस उपन्यास में तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों की परंपरा आरंभ हुई और इसी परंपरा पर अन्य उपन्यास लिखे गए और जासूसी उपन्यासों का सूत्रपात हुआ। इसमें गोपाल राय गहमरी प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। यानी कि यहाँ पे इन्होंने गोपाल राय गहमरी प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यास भानुमति, जमुना का खून, जालसाजी, दो बहनें आदि ये आते हैं। जो उपन्यास हैं ये मुख्य रूप से आपको मिलती हैं किसमें दोस्तों, ये आपके मिलेंगे प्रसिद्ध उपन्यासकार गोपाल राय गहमरी। ये दो बहनें वाले अगर आप मूवी देखे होंगे दोस्तों तो भूल भुलैया 2 अगर मूवी आप देखे होंगे तो इसमें दो बहनें की जो उपन्यास है उसके बारे में यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, समझ में आएगा। भूल भुलैया 2 देखिए तो आपको जो ये दो बहनें का उपन्यास है ये समझ में आएगा थोड़ा बहुत आपको। इस युग में उपन्यासकारों में किशोरी लाल गोस्वामी का भी नाम आता है। किशोरी लाल गोस्वामी का जो कविता है वो जो है वो इंदुमती है। इंदुमती क्या है इनकी, किशोरी लाल गोस्वामी की प्रसिद्ध रचना है। इन्होंने 65 उपन्यास लिखे। इनका पहला उपन्यास
जो है वो प्रायणिनी परिणय जो 1890 में प्रकाशित हुआ। यानी किशोरी लाल गोस्वामी जी की जो उपन्यास है वो पहला जो है वो क्या क्या है, कौन सा है, प्रायणिनी परिणय, क्योंकि परिणिनी परिणय जो 1890 में प्रकाशित हुआ। हिंदी उपन्यास विधा का पूर्ण विकास मुंशी प्रेमचंद के आगमन से हुआ। उनके सर्वप्रथम उपन्यास सेवा सदन हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित किया गया और सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, निर्मला और गोदान आदि प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं। उनके आरंभिक उपन्यास गांधीवादी विचारधारा के आदर्श उपन्यास हैं, परंतु गोदान यथार्थवादी उपन्यास है। प्रेमचंद के कथा साहित्य को आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहा जा सकता है। संरचना की दृष्टि से उपन्यास को समझना आवश्यक है। उपन्यासकारों या यूं ही उपन्यास नहीं लिख लेता, इसके लिए एक बड़ी प्रक्रिया से गुजरना होता है और किसी घटना का मन मस्तिष्क में कौंधना, यानी कि किसी घटना में का मन मस्तिष्क में कौंधना, यानी कि कोई घटना घटित होता है उसमें हम घुल मिल जाएं और उसी को हम किस तरीके से प्रकाशित करेंगे, यही हमारा होता है उपन्यास। उसके बाद फिर आपका आता है उसकी सामाजिक प्रभावशीलता का चिंतन करना, उसकी पश्चात लिखना। यह घटना ही कथानक कहलाती है और इस कथानक की संपूर्ण कथा को किन पात्रों या चरित्रों के माध्यम में वर्णित किया जाए, रचनाकार उन पात्रों का संरचना करता है और घटना और पात्रों के अनुरूप भाषा का चयन करना लेखक के आसान नहीं होता है। और इन चुनौती को हम ये समझना चाहिए कि लेखक अनेक मानसिकता वाले पात्रों के संवाद लिखता है, जबकि संपूर्ण उपन्यास का प्रभाव इन संवादों में निहित होता है। अंततः पाठक के ऊपर प्रभाव इसी से सुनिश्चित होता है और इसके साथ ही उपन्यास की संरचना में घटना संबंधित देश काल वातावरण की निर्मित उपन्यास की संरचना को प्रभावित करती है और इस प्रकार उपन्यास की संरचना में लेखक की संपूर्णता जो है वो झलकती रहती है। तो यानी कि हमने आपको यहाँ पे जो किसी घटना का मन मस्तिष्क में कौंधना के बारे में बताया है वो आपको यहाँ पे विस्तृत कर दिया गया है। यही आपका होता है मोस्ट पॉइंट। उसके बाद में फिर आपका आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, यानी कि कहानी को परिभाषित करते हुए उनमें मनोरंजन और उपदेश के महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी कहानी के बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना था, और आंसर में लिखना होगा कहानी की परिभाषा एवं महत्व। अब इसमें लिखना होगा कि गद्य साहित्य में कहानी सबसे लोकप्रिय विधा है। गद्य साहित्य में अगर बात करें तो हिंदी गद्य में आपकी जो प्रमुख है वो कहानी सबसे लोकप्रिय विधा मानी गई है। कहानी कहने अर्थात बात या घटना को विशिष्ट शैली के साथ कहने की कला का नाम है। अंग्रेजी में एक लिए शॉर्ट स्टोरी शब्द का प्रचलन हुआ है। शॉर्ट स्टोरी जिसे हम कहते हैं कहानी, और जो आप 12th में अगर आप 12th में पढ़ते हैं तो पोर्सिया और शाइलॉक की जो कहानी है उसको पढ़ते हैं आप। अगर आप 12th में इंग्लिश लिए होंगे 12th में तो दोस्तों शाइलॉक और पोर्सिया के जो कहानी है उसको आप लोग यहाँ पे पढ़े होंगे। और इस रूप में इसे हम लुक कथा भी कहा जाता है और इसके हम क्या कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी को हम लुक कथा कहते हैं। हिंदी में हम लोक कथा कहते हैं। और इस प्रकार कहानी के लिए कथा शब्द का प्रयोग होता है और यह विधा भारत में बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है। वर्तमान में जिसे कहानी के रूप साहित्यिक विधा के रूप में मान्यता प्राप्त है वह अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी तथा बंगाल के गल्प के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका महत्व क्या है कहानी का? कहानी वर्तमान में गद्य साहित्य की प्रमुख विधा बनी हुई है। छोटे से कलेवर में गंभीर घटना को उसमें उभारा जा सकता है। यह विधा लेखक और पाठकों दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समय के अभाव का दबाव हम सभी पर है। ऐसे लेखक थोड़े से समय में अपनी बात को कह देता है और तथा पाठक या श्रोता भी कम समय में लेखक की बात सुने और समझ लेता है, यानी कि सुन और समझ लेता है। छोटे से कलेवर में गंभीर चिंतन प्रस्तुत करने इसे महत्वपूर्ण बनाता है। तो इसका महत्व यही होता है। अब कहानी में मनोरंजन और उपदेश, इसके उपदेश क्या क्या है? साहित्य में मनोरंजन और उपदेश का उद्देश्य आरंभ हो रहा है। कहानी का विकास तो ये
भी गल्प के रूप में हुआ है। कहानी के विकास के साथ मनोरंजन और उपदेश संग चले हैं। दादी नानी की कहानी या प्रेमचंद जैसे यथार्थवादी रचना की कहानियाँ, सभी में मनोरंजन और उपदेश या यथार्थवादी रचनाकार की कहानी सभी में मनोरंजन और उपदेश का समावेश रहा है। हाँ, यह बात दीगर है कि मात्र उपदेश पर कहानी बोझिल और मनोरंजन के उद्देश्य कहानी हास्यास्पद हो जाती है। दोनों ही स्थितियों में कहानी से पाठक दूर भागता है और कहानी के संग्रही रूप के लिए आवश्यक है कि इन दोनों के मध्य सामंजस्य रखें, यानी कहानी का जो मनोरंजन है और उपदेश है, ये दोनों एक में ही क्या होते हैं, ये बोझिल हो जाते हैं और इस स्थितियों में पाठक क्या करता है, दूर भागता है और संग्रही के रूप में ये आवश्यक हो जाता है। तो इन दोनों का जो मध्य सामंजस्य है वो मुख्य रूप से रखा गया है। तो ये रही आज की क्लास दोस्तों, और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों। और अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा आपको कुछ नया बताने के लिए। जो प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राएँ हैं, थर्ड ईयर में जो छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए, और जो सेकेंड ईयर है वो सेकेंड ईयर में छात्र छात्राएँ हैं सेकेंड सेमेस्टर के, तो वो उन सबके लिए बैक टू बैक क्लासेस, मॉडल पेपर और सिलेबस अवगत प्राप्त कराया जाएगा। तो इसी के साथ अगली वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।